प्रेम शुक्ला जी अब सीधे आपके पास आते हुए उन्होंने कहा है कि कम से कम जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको ध्यान में रखकर ही किसी तरह के बयान दिए जाने चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे पर एनसीपी अजित पवार गुट का यह रुख पहले दिन से निकलकर सामने आया है। ऐसे में आप लोगों की तो ध्रुवीकरण वाली सियासत है जो सूट करती है बीजेपी को बहुत। आप लोगों की सियासत जब हिंदू मुसलमान होता है या असदुद्दीन ओवैसी जब चुनावी मैदान में कहीं जाते हैं और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ते हैं तो राजनीतिक पंडित इस बात का भी विश्लेषण करते हैं कि बीजेपी को उसका सीधा फायदा मिलता है जब मुसलमान दो खेमों में बंट जाते हैं। तो इसी वजह से ओवैसी इतने ज्यादा निशाने पर हैं क्या? और साथ ही उन्होंने अपने आप को लेकर जो बयान दिया है बृजमोहन जी ने कि कम से कम असहज नहीं करें अपने सहयोगियों को, उस पर भी जवाब आपका प्रेम शुक्ला जी। उत्तर जी कृपा करके मुझे बताइए, 1932 में महात्मा गांधी ने जो पहली बार पूना में जो है अनशन किया तो उन्होंने कहा हिंदू समाज के विभाजन को रोकना है, बंटवारे को रोकना है। तो क्या महात्मा गांधी बंटवारे की बात कर रहे थे? आगा खान महल में जो है उनकी लगभग जो है उनकी 21 दिनों के अनशन पे उनकी स्थिति हो गई थी कि मरणासन स्थिति में महात्मा गांधी आ गए तो फिर पूना पैक्ट साइन हुआ था। तो हिंदू समाज को विभाजित करने का विरोध महात्मा गांधी कर रहे थे तो महात्मा गांधी कोई सांप्रदायिक व्यक्ति थे ऐसा कहना है? हमारे यहाँ बांटो और राज करो ये अंग्रेजों का सूत्र था। ये हम लोग इतिहास को प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाया गया हम लोग, और तब इतिहास का जो वो पाठ्यक्रम था वो श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये पाठ्यक्रम बनाया गया था। तो ये पाठ्यक्रम में हमको बंटवारा सिखा रहे थे, सांप्रदायिकता सिखा रहे थे, अंग्रेज बांटो और राज करो का। आज वही बात आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बांग्लादेश के संदर्भ में अगर बांटेंगे तो कटेंगे कह देंगे, बांटो और राज करो अंग्रेजों का जो है सूत्र था। ये इतिहास की पुस्तकों में पढ़ाया गया है, छात्रों को पढ़ाया गया है, और जो है प्राथमिक और जो सेकेंडरी के छात्र हैं उनको पढ़ाया गया। तो जब आप बचपन में यही पढ़ा देते हो और वही बात अगर कोई योगी आदित्यनाथ जी के तो सांप्रदायिक हो जाता है। गजब का छिद्रान्वेषण है भाई। और वो दूसरी पंक्ति उनकी है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अगर भारत एक रहेगा तो सेफ रहेगा, ये कहने में किसी को प्रॉब्लम क्या है? सारे भारतीय एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये सुनने में किसी की समस्या क्या है? आदिल हसन साहब, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वो तो आप लोगों को भी एक रहने की बात कर रहे हैं कि सब लोग एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो फिर उनके बयान को लेकर इतनी ज्यादा आलोचना और मुखालफत क्यों हो रही है? आदिल हसन जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? नहीं मिल रही है मैम, नहीं मिल रही है। ठीक है, अब मैं सीधे साजिद सुपारीवाला जी आपसे इस सवाल का जवाब मैं लेना चाहूंगी। वो कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसमें आप लोग भी शामिल होते हैं। उद्धव ठाकरे की ओर से भी प्रधानमंत्री के संदर्भ में कहा गया है कि प्रधानमंत्री जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी के तो है नहीं, सिर्फ बीजेपी का ही प्रचार प्रसार क्यों करते हैं? तो इस तरह से भी कटाक्ष किया है। तो अगर इस तरह का बयान प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो इसको लेकर इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों हो रही है विपक्ष के लिए? सबके लिए ये बयान है, एक अच्छा बयान है जो बीजेपी बता रही है। दिक्कत ये है, सवाल जो है उस बयान पर नहीं है, सवाल है इरादों पर, सवाल है इंटेंशंस पर, और सवाल है जिस तरह से जिस संदर्भ में ये कहा गया है उस पर कि आप लोगों को बांटना चाहते हो, धर्म की राजनीति करना चाहते हो, हिंदुओं को डराना चाहते हो, मुसलमानों को डराना चाहते हो, आप डराना चाहते हो। डर की राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं, उससे ऊपर आ चुका है हमारा हिंदुस्तान। हमारे हिंदुस्तान में समझ बहुत है और हम और आगे समझ चुके हैं। जो खेल इन्होंने खेला है टॉम एंड जेरी का, एक बोलता है कि चोरी कर, साहूकार को बोलता है कि जागते रहे, चोर को बोलता है कि चोरी कर। ये टॉम एंड जेरी की जो जोड़ियां हैं ना इन्होंने बनाई है बीजेपी वालों ने। वो ओवैसी को बोल रहे हैं वहां से तू बोल, यहां से हम बोलेंगे। सारा हिंदुस्तान तुम्हारा खेल समझ चुका है। ना मुसलमान का रहबर ना ठेकेदार ओवैसी है, और ना ही हिंदुओं का रहबर बीजेपी है या मोदी है। हम हिंदू मुसलमान सारे के सारे लोग हम अच्छा अपना बुरा जानते हैं, अच्छा भला जानते हैं हमें क्या करना है, हमें किस तरह तरक्की करनी है। आप अपनी राजनीति की रोटियां सेकते रहिए, महाराष्ट्र बताएगा आपको कि आज जो है युवा कितना समझ चुका है। आज हर देश का नागरिक जाग चुका है और बहुत सारी बी टीम सी टीम आपकी है, सब समझ में आता है।
लोगों को गेम समझ में आने आ गई है। जहां पर जीत नहीं पाते वहां पर भी लोगों को खड़ा कर रहे हैं, वोट कटिंग का काम कर रहे हैं ये लोग, सब समझ में आ रहा है। आज हमारी महाविकास आघाड़ी सक्षम तरीके से तैयार है इस इलेक्शन में, और हमें पूरा यकीन है कि हम बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ हमारे ठीक है आदरणीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे सीएम बनेंगे इंशाल्लाह। प्रेम शुक्ला जी, उनकी बातों पर जवाब दीजिए। उनकी बातों का लब्बो-लुआब ये है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम है, उसके रहने से बीजेपी फायदा उठाती है, इसीलिए उनको मैदान में लाती है। ये चित्रा जिन्होंने पहला कहा कि किस संदर्भ में कहा गया वो महत्वपूर्ण है, तो श्रीमान साजिद सुपारीवाला कृपा करके पहले संदर्भ समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने बात 31 अक्टूबर को कही सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर। सरदार पटेल ने इस देश का एकीकरण किया। इस देश को अगर 562 रियासतों को भारत में सम्मिलित करने का किसी का पुरुषार्थ और पुण्याई है तो सरदार पटेल की है। तो इस देश को एक करने वाले महापुरुष की जयंती के अवसर पर जब ये बात कही गई तो पूरे देश को एक करने की बात कही गई। लेकिन ये बात सुपारीवाला की समझ में आना कठिन है, ये आपके ध्यान में ही नहीं कि मोदी जी ने ये बात कही कहां से। दूसरी बात, अब आप असदुद्दीन ओवैसी करो, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी से उद्धव ठाकरे जो है नारायण राणे उपचुनाव लड़ रहे थे, तो असदुद्दीन ओवैसी के यहाँ वो एकदम से डेरा डाले हुए थे। उनके पुत्र आदित्य ठाकरे वो जो है लगातार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेताओं से मिलकर नारायण राणे के खिलाफ कैंडिडेट उतारने के लिए, और इसका मैं साक्षी हूँ चित्रा जी, इसका मैं साक्षी हूँ। महाविकास आघाड़ी में शामिल नहीं हुए, हमें बिल्कुल चिल्लाने लगे। इसीलिए अपनी अपनी बारी में साजिद सुपारीवाला जी अपनी अपनी बारी में प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी बारी में। असदुद्दीन ओवैसी का हमेशा भारतीय जनता पार्टी से विरोध रहा है, भारतीय जनता पार्टी उनका विरोध करती है। असदुद्दीन ओवैसी के अब्बा हुजूर जब वो स्वयं जो है हयात में थे तब वो कांग्रेस का समर्थन करते थे। स्वयं असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस का समर्थन करते रहे हैं, तेलंगाना में कांग्रेस का समर्थन करते रहे हैं, केसीआर का समर्थन करते रहे हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी जो औरंगजेब की कब्र पर जाकर फातिया पढ़ने वाले कांग्रेस के एमपी को शिवसेना ने भी वोट दिया, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने, और उनको असद ओवैसी ने भी वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी जो है ओवैसी का समर्थन न तो लिया है न दिया है, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी को आपने भी समर्थन दिया और जो है ओवैसी ने भी समर्थन दिया। तो आपका याराना उनका साफ है, आपका याराना उनका एकदम साफ है। अब क्या बीच में बोल रहे भाई? साजिद जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं कृष्णा हेगड़े जी के पास जाऊंगी। ठीक है साजिद जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे प्लीज। उनकी बातों पर आप जवाब दीजिए, फिर बाकी लोगों के पास मैं जाऊंगी। चित्रा जी अब मैं जवाब दे रहा हूँ। चित्रा जी मैं इन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। हम ये नहीं कहते कि आपने असदुद्दीन का समर्थन लिया, आप तो समर्थन लोगे तो आपकी तो पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाएगी। आपको तो असदुद्दीन जितना बोलेगा हिंदुओं के खिलाफ, हमारे भाइयों के खिलाफ, हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ, तब ये भड़काऊ भाषण जब देगा तो रोटी तो आपकी ही सिकनी है ना, फायदा तो आपको होना है, आप समर्थन क्यों लोगे? बात है दूसरी कि हम ये इल्जाम भी चलो नहीं भी लगाते हैं, लेकिन हम तो यही देख रहे हैं ना कि टॉम एंड जेरी की लड़ाई हो रही है। हमने तो कोई ऐसा बोला नहीं आपको, हमने सिर्फ ये बोला कि ये जो जुमला पार्टी आप कर रहे हो, भारतीय जुमला पार्टी बन चुके हो आप भारतीय जनता पार्टी। जनता के हक में कौन सी बात आपने की? आज बेरोजगारी का मामला है, आज इतनी महंगाई का मामला है, आज महाराष्ट्र में इतना करप्शन हुआ, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स किया, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैच्यू को इतने बेकार तरीके से बनवाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू गिरा। जवाब नहीं आया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।